सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, कल हुकूमत अपना बजट पेश करने जा रही है 2021-22 और ज़ाहिर है इस बजट से खासी उम्मीदें वाबस्ता कर ली गई हैं क्योंकि पिछले साल जो सूरत हाल थी इस साल कदर मुख्तलिफ है क्योंकि कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र जो GDP थी वो भी मनफी में रही थी। लेकिन इस बार जो दावा किया जा रहा है वो 3.94% का कहा जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर है जो सूरत हाल है उसमें एक आम आदमी के लिए क्या रिलीफ होगा, क्या महंगाई कम होगी, क्या जो एनर्जी सेक्टर है वहाँ पर कीमतें कम होंगी, अगर कम नहीं होंगी तो मुस्तहकम रखने के लिए हुकूमत इकदाम करेगी। ये वो मोटी मोटी बातें हैं जो आम आदमी समझता है। बाकी जो टर्म्स होती हैं, जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो आम आदमी की समझ में नहीं आती हैं। अलबत्ता आज इक़्तिसादी सर्वे भी पेश किया वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने। उन्होंने कहा कि अब हमारे जो मुआशी सूरत हाल है वो बेहतर हो रही है। उन्होंने कहा कि कंट्रोल कर लिया गया है कोरोना भी और इस वजह से मईशत को भी जो सूरत हाल का सामना था, मुश्किल सूरत हाल का सामना था, मईशत ने भी रिकवरी शुरू कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि रेमिटेंस जो कि तरसीलात ज़र जिसको कहते हैं, उन्होंने कहा कि उसमें एक बहुत बड़ा जो इजाफा हुआ। वो एक अल्लाह ताला ने एक तरह का फरिश्ता बना के हमें भेजा जिसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट था सरप्लस रहा। उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो $7 अरब थे, अब वो $16 अरब तक हो चुके हैं और अब FBI की टैक्स वसूलियाँ भी बेहतर चल रही हैं। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि हैरेसमेंट जो है FBI को वो बंद करनी होगी। इन तमाम तर सूरत बात करने से पहले आपको दिखाते हैं कि आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, क्या वो ये समझते हैं कि GDP क्या होता है, ये उन खसारा क्या होता है, ये टर्म्स उनको क्या समझ में आती हैं और इस उम्मीद क्या है इस बजट से उनको। आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। GDP और ग्रोथ रेट से जो है ना आवाम को कोई लेना देना नहीं है, उसकी समझ में भी कुछ नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ है। अभी हमारी छोटी सी जनरल स्टोर है, यहाँ लोग आते हैं परेशान हैं, इतने परेशान है, वो बोलते हैं तेल घी हर चीज़ महंगाई है। 15,000 रुपये उनकी तनख्वाह है, 15-20 हज़ार रुपये, वो 8,000 10,000 किराया है उनका, वो कैसे पूरा करेंगे भाई। महंगाई पे महंगाई हो रही है, गरीब आदमी तो गरीब से गरीब तर हो रहा है और अमीर अमीर से तर। आम आदमी को इस चीज़ की नो आओ ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं कि ये क्या होता है। हम तो बस ये आते हैं कि ये 160 रुपये किलो भिंडी है भाई, भिंडी की औकात क्या है जो 160 रुपये किलो है। भाई GTV और ग्रोथ रेट ये चल रहा है, लेकिन बजट अभी आने वाला है। आवाम को क्या पता, मुझे बताए ना, एक नॉर्मल बंदे को GTV और ग्रोथ रेट का क्या पता। GDP का हमें नहीं मालूम, एक आम आदमी को वैसे ही नहीं पता, हमें मुझे भी नहीं मालूम। तो लेकिन बजट फेवर में आना चाहिए गरीब आदमी के, यही हो सकता है, कोई रिलीफ मिलना चाहिए। सर ये GDP सिर्फ गोरख धंधा है, ये सिर्फ मैं जहाँ तक मैं कहता हूँ चैलेंज से ये वज़ीर ख़ज़ाना जहांगीर तरीन साहब है, इनको भी नहीं पता GDP क्या है। यार गरीब आवाम बजट होना चाहिए क्योंकि गरीब बहुत ज़्यादा मर चुका है एक हिसाब से। अगर इस दफ़ा मज़ीद इन्होंने गरीब आवाम के ऊपर इस बजट के ज़रिए बोझ डाला तो बस फिर ये आवाम होगी, ये सड़कें होंगी, मुजाहरे होंगे और कुछ भी नहीं। ऐसा ही है, आवाम को नहीं पता कि GTV होता है क्या, GDP होता है। आवाम को नहीं पता कि वज़ीर ख़ज़ाना हमारे शौकत तरीन है या क्या जहांगीर तरीन है। आवाम को सिर्फ इतना पता है कि उसकी दाल रोटी कैसे चलेगी, क्या उसको रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा, महंगाई कम होगी या नहीं होगी। इसे बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं और माहिर मुआशियात भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। शौकत पराचा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। आप दोनों हज़रात का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है ये एक बहुत ही एक सादा सवाल होता है एक आम आदमी का कि जब आता है बजट तो आवाम के लिए उसमें क्या है, आवाम के लिए उसमें क्या रिलीफ है। GDP नहीं समझ आता उनको ये समझ नहीं आता कि क्या होता है, ये ग्रोथ रेट क्या होता है, ये करंट अकाउंट क्या होता है। उनको सिर्फ इतना पता है कि हमें महंगाई कम होगी या नहीं होगी। सर, ये जो पॉलिसीज़ हैं हुकूमत की बहुत सारे सेक्टर्स में तो पॉजिटिविटी आई है, क्या आवाम के लिए कोई पॉजिटिविटी होगी इस बजट में? ये गारंटी की है कि वो इंटरेक्शन में तो उसने जो बात की है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है वो आम आदमी है, तहरीक इंसाफ। तो वन तो ये है कि रिकग्निशन है कि आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ करना है। दूसरी बात उन्होंने ये जो की है कि वो ट्रिकल डाउन में लीव करते वो चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि डायरेक्टली
जो गरीब तबका है, जो पिसा हुआ तबका है, उसके लिए आप बजट बनाएं, उसके लिए तमाम सहूलियात दें। और उस ज़िम्मन में आई थिंक कि बेशुमार इस बजट में चीज़ें होंगी। एहसास प्रोग्राम अपनी जगह, अपने साथ जॉब्स क्रिएशन नौकरियाँ उनके तरजीह दी जाएगी, वो लोअर और कम ग्रुप की तरफ मुड़े जाएंगे। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी बात ये है FBR करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो FBR की है वो तमाम टैक्स पेयर्स को जिसके साथ डील करना पड़ता है कि वो रिस्क करते हैं। इस यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम का ख्याल है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ ज़रा बेहतर नहीं आ रही है। सवाल ये जो आपने पॉइंट उठाया मैं कुछ सुन पाई हूँ, ये ज़ाहिर टैक्स कलेक्शन के हवाले से FBR जो अब एक सेट किया गया है कि हम इतना अब जो है टैक्स कलेक्शन करेंगे, क्या वाकई हुकूमत उस आदाब पे पूरा उतर पाएगी, कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? फिर बहुत सारे लोग हैं टैक्स नेट में नहीं है, क्या उनको लाना इतना आसान होगा? इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी आपकी थोड़ी आवाज़ के मसाइल हम ठीक करें। तक शौकत पराजा साहब, जब हुकूमत बात करती है कि जी अब हमारी मईशत रिकवरी की तरफ जा रही है, अच्छा एक चीज़ तो है कि रेमिटेंस से बहुत फ़र्क पड़ा है। जो रेमिटेंस आई उससे ज़ाहिर मुस्तहकम हुआ, हमारा रुपया भी मुस्तहकम हुआ, करंट अकाउंट जो था वो सरप्लस में जा रहा है, लेकिन सिर्फ एक रेमिटेंस पे हम जो है वो इन्हिसार नहीं कर सकते। हुकूमती पॉलिसीज़ आपको क्या लगता है कि वो जो कुछ सेक्टर्स में आ रही हैं अच्छी नज़र, एक आम आदमी के लिए उसमें क्या कोई रिलीफ रखेगी हुकूमत? जो बात कर रही है कि बजट गरीब के लिए बजट होगा और गरीब के लिए इसमें कुछ चीज़ें होंगी, वो तो एक गोरख धंधा होता है सिर्फ अदाद शुमार का। जी थैंक यू वेरी मच। बात ये है कि बजट में रिलीफ पैसा कहाँ से आएगा? अगर तो हुकूमत ये कहे कि हमारे पास पैसा है, ये जो रेमिटेंसेस की बार बार ढोल बजाया जाता है, इसमें हुकूमत की क्या कंट्रीब्यूशन है? जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हैं, ये तो उन्होंने पैसा भेजा है। दुनिया में हालात ऐसे हो गए, फेटफ की ऊपर से पाबंदियां आ गई कि जितना पैसा भेजा जा रहा है वो थ्रू बैंकिंग चैनल्स आएगा, तो इसलिए ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। इतना पैसा पहले भी आता था पाकिस्तान में, ये जो अब भेजा जा रहा है, लेकिन वो हुंडी और हवाला का ज्यादा होता था। मैं फिर कहूँगा फेटफ की जो पाबंदियां हैं उस वजह से प्रॉपर बैंकिंग चैनल से आ रहा है, तो इसलिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरी जो ग्रोथ रेट है ये कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ गधों की तादाद में जो 1 लाख इजाफा हुआ है वो तो फैक्ट है, बहुत गधे यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन बाकी मुझे बताया जाए कि कहाँ पर इजाफा हुआ है। मसलन कौन सी ऐसी चीज़ चली है जिसको मैं प्रोडक्टिविटी कहूँ कि पाकिस्तान में मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, जिसकी वजह से हमारी GDP ऊपर चली गई है। कहा गया है जी कि बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की। मुझे मिस सुमैया आप लोगों से मिलती हैं, बड़ा अच्छा किसी मेहमान ने तबसरा किया कि GDP या GTV, जिनको ये भी नहीं पता कि GDP क्या है और GTV क्या है, आप उनको बता रहे हैं कि ओहो हमारी GDP बढ़ गई और हम खुशहाल हो गए। तो अगर बम्पर क्रॉप हुई है, अगर बम्पर क्रॉप हुई है, तो क्या आटा 2 रुपए भी सस्ता हुआ है? क्या शुगर कोई 4 रुपए भी सस्ती हुई है? यानी 3 बार शुगर की इंक्वायरी की गई। एक बार FIA ने की, फिर खसूसी फॉरेंसिक कमेटी बनी, उसने इंक्वायरी की, उसके बाद फिर नैब ने नोटिस लिया, चीनी तो नीचे नहीं आई। अगर गन्ने की बम्पर क्रॉप है, एक आर्ग्यूमेंट और दिया जाता है, मैं वो भी आपके सामने बयान कर देता हूँ। आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि चूंकि अभी वो क्रॉप जो गंदम की थी वो पूरी मार्केट में नहीं आई, तो इसलिए अभी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। भाई मार्केट फोर्सेस खुद काम करती हैं। अगर पीछे से सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो जिस ट्रेडर ने, जिस बंदे ने गंदम स्टोर की हुई है, उसकी पहली ख्वाहिश होती है कि मैं डिस्पोज कर दूं उसको, और उसका रिफ्लेक्ट फिर प्राइसेस पे आता है। यहाँ तो नहीं हो रहा। अगर 55 रुपए, पहले 55 रुपए पर किलोग्राम शुगर थी मुल्क में 3 साल पहले,
अभी तो 100 रुपए से नीचे नहीं आ रही, जितनी मर्जी आप। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। अफसोस की बात ये है कि हम कहते हैं हमारा ज़रई मुल्क है, वो ज़रई मुल्क एग्रीकल्चर के हवाले से जो ज़ाहिर हमें फ़ायदा हो सकता है हमारी मईशत को, वो होता होगा, कुछ लोगों को ज़रूर होता होगा, लेकिन एक आम आदमी तक भी उसके असर नहीं पहुंचता, और जो काश्तकार है जो सारी इसमें मेहनत करता है उस तक भी उसका फल नहीं पहुंचता। ये बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा डॉक्टर सलमान शाह साहब, जो अभी आपने बात की टैक्स कलेक्शन की, FBR को ये कहते हैं शौकत तरीन साहब कि अब FBR की चीज़ें हमें भी ठीक करनी है, हैरेसमेंट ख़त्म करनी है हमें। FBR की हदफ मुकर्रर कर रहे हैं 5,829 अरब रुपए। आपके ख्याल में क्या ये हदफ किसी हद तक भी हुकूमत पहुंच पाएगी? और फिर वो लोग जो टैक्स नेट में ही नहीं है उनको लाने के लिए हुकूमत की पॉलिसीज़ को आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ा जो चैलेंज है टैक्स नेट को बढ़ाने का, तो उसमें पहला स्टेप असेसमेंट स्कीम को यूनिवर्सली अप्लाई किया जाए। नंबर 2, जो हैरेसमेंट का मैकेनिज्म है FBR का, उसको अब साइड पे रखा जाए और जो भी वो फाइल टैक्स रिटर्न्स करते हैं उसकी ऑडिट जो हैं वो आउटसोर्स किए जाएं। नंबर 3 है कि इसको आसान किया जाए, और ना सिर्फ इतना आसान किया जाए कि हर बंदा जो है टैक्स भरने में उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और नंबर 4 कि टैक्स रेट्स जो हैं इस वक्त जो आसमान पे चढ़े हुए हैं उनको नीचे लेके आना चाहिए, ताकि उसकी टैक्स दे वो आराम से दे सके और उसको अपने जो आमदन है उसके मुताबिक वो अपना टैक्स दे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं और ये कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन आई थिंक ये स्टेप्स जो हैं ये बिल्कुल शौकत तरीन बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और 2.8 मिलियन टैक्स पेयर्स थे 2007 में जब हमारे पास उस वक्त की यूनिवर्सल असेसमेंट स्कीम थी। उसके बाद आपको पता है कि 10 साल में ये सारे गिरते गए और वो टैक्स नेट से निकलते गए, और अब दोबारा से हम तकरीबन 2.8 को क्रॉस कर गए हैं, इंशाल्लाह आगे 3 मिलियन को भी क्रॉस करेंगे। तो ये एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन सर कैसे करेंगे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जब IMF ये कहता है कि अपना टैक्सेशन सिस्टम है, आपकी जो टैक्सेशन बेस होती है आप उसको ठीक करें, IMF की शराइत पे आपको पूरा उतरना है और उसकी शराइत को पूरा करते हुए आपको एनर्जी सेक्टर की भी प्राइस बढ़ानी है, आपको गैस सेक्टर की प्राइस बढ़ानी है, फिर आप ये कैसे करेंगे? अपनी आवाम को रिलीफ आप कैसे देंगे? देखें, यही तो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ ना। अगर आप शौकत तराचा साहब की बातें जो सुन रहे हैं उसमें भी है ना कि अब 4,000 अरब का तो रेमिटेंसेस आए हैं पाकिस्तान के आम आदमी की जेब में, और ये सारे मुल्क में आए हैं, हर छोटे शहर में बड़े शहर में सब तरफ आई हैं, और ये ऑल टाइम हाई है। और इसका जो आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना है। दूसरी बात ये है कि सब एग्री करते हैं, इवन जो सबसे बड़े क्रिटिक्स हैं हुकूमत के वो भी एग्री करते हैं कि बम्पर क्रॉप्स आई हैं, और वो इस दफ़ा हमें नज़र आ रहा है क्योंकि प्रोक्योरमेंट में बहुत आसानी से सारा कुछ प्रोक्योर हुआ है। तो वो भी नंबर्स आपके सामने हैं। और इस दफ़ा प्राइस आपने जो दी है, कीमत जो फार्मर को दी है, पहली बार उसको अपनी मेहनत की का मुआवजा भी मिला है, जितनी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे थोड़ा सा उसको बेहतर। दूसरी बात ये है कि डिवैल्यूएशन जब हुई थी और जिसके हमारे पे एक तरफ तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आए थे, लेकिन दूसरी तरफ उसने इकोनॉमी के इंसेंटिव्स तमाम के तमाम बदल दिए, और उन इंसेंटिव्स में एक तो ये है कि एक्सपोर्ट्स का बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि अब आपका रुपया जो है वो कॉम्पिटिटिव है। दूसरा, आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत अच्छा माहौल पैदा हो गया कि आप ये सारी चले मैं इस पर ही बात करती हूँ। अच्छा सलमान शाह साहब, ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं कि एक चीज़ जो आपसे पूछना मैं चाह रही थी, शौकत तरीन साहब ने आज ये कहा कि हमारी कोशिश है कि हम बराह रास्त सरमायाकारी को बढ़ाएं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को FDI कहते हैं। सर ये कैसे होगी, इसके लिए क्या पॉलिसीज़ बनानी होंगी हुकूमत को? क्योंकि हम यहाँ पर जब बात करते हैं कि कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए तो उसके लिए सिक्योरिटी की जो एक सूरत हाल है वो भी सही हो, फिर एक एनवायरनमेंट अच्छा हो बिज़नेस करने के लिए, साथ ही साथ जो टैक्सेशन की हमारी पॉलिसीज़ इनकी हम पहले बात कर रहे थे,
वो भी ठीक हों, तभी तो आपकी FDI जो है वो बढ़ेगी, आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो आपको क्या लगता है हुकूमत क्या पॉलिसीज़ लाए ऐसी जिससे ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े? डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपने मेरा सवाल सुना है सर? जी आई थिंक इसमें बहुत सी इंसेंटिव्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। टैक्स की जो बातचीत हुई है वो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। उसके साथ आपने देखा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो रिफॉर्म्स हुई हैं वो भी इंडस्ट्री के लिए बहुत मौजूद है, इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए। एक्सपोर्टर्स की जो रिफॉर्म्स हैं उससे ना सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं लेकिन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है और उनके लिए इंसेंटिव्स इन्वेस्टमेंट के भी दिए गए हैं। जो टर्फ प्रोग्राम दिया गया उसके नतीजे में प्रोग्राम को एक्सपेंड किया जा रहा है तमाम सेक्टर्स के ऊपर। और इसी तरह जो CPEC में अगर आप देखें तो CPEC के ऊपर इस वक्त फोकस है कि तमाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में उनकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके जो है उसको प्रमोट किया जाना है, फैसिलिटेट किया जाना है ताकि ये सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बसें और यहाँ से एक्सपोर्ट्स हों वापस चीन में और बाकी दुनिया में भी एक्सपोर्ट्स हों। और ना सिर्फ टेक्सटाइल में हों लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑटो पार्ट्स की बात की फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, लेदर गुड्स हैं, बहुत से चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान बहुत बेहतरी के साथ ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री फ्लरिश कर सकती है और उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए पूरे जो हैं दिए जा रहे हैं, सहूलत दी जा रही है। इसी तरह अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देखें उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है उसने बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, मैंगो काउंसिल बनाई है, सिट्रस काउंसिल बनाई है जिससे आप एक्सपोर्ट ये करेंगे। तो हर चीज़ जो है मीट जो हमारी है लाइफ स्टॉक सेगमेंट है उसमें बेशुमार प्रोग्राम्स हैं ताकि हमारी एक तो फुट एंड माउथ डिजीज को ख़त्म किया जाए और हमारा ये सेक्टर जो है इसको एक्सपोर्ट के लिए मौजू बनाया जाए। सो आई थिंक इस बजट में ये अवाम दोस्त भी बजट होगा और ये इन्वेस्टर फ्रेंडली बजट के जरिए से इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ हम जाएंगे। और मैं ये भी कह दूं कि बीच में जो एहसास प्रोग्राम है उसके साथ साथ मिनिमम वेज का भी लगाया जाएगा कि वो मिनिमम वेज की जाए इनफोर्स जिससे गरीब आदमी जो है अपना गुजारा कर सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा शौकत परवेज़ साहब, वाकई आपको लगता है अवाम दोस्त बजट होगा जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं? और जब अवाम दोस्त की हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि महंगाई, चलें महंगाई कम नहीं तो उतनी ही रहे। 17% GST देने वाली आवाम ये सवाल पूछती है कि हमसे एक तो 17% GST भी लिया जा रहा है, पेट्रोलियम लीवी की मद में भी हमसे जो है वो वसूल किया जाता है, हर तरह से हमसे वसूलियाँ की जा रही हैं बिलों की सूरत में, दीगर अशिया खुर्दनोश में महंगाई की सूरत में। तो आपको लगता है वाकई आवाम दोस्त बजट होगा जिसे हम कहते हैं? आवाम और दोस्त यानी ये हो नहीं सकता ना। लेकिन इस मुल्क में तेल उस वक्त मिला ही नहीं था जब दुनिया में मुफ्त मिल रहा था। मैं कोई फिक्शन नहीं बता रहा आपको। ये पिछले साल नदीम बाबर को किस लिए निकाला गया था, इंक्वायरी हुई और डॉक्टर सलमान शाह बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं जो हैरेसमेंट की बात कर रहे थे। लेकिन हैरेसमेंट कौन करता है? ये सिर्फ FBR नहीं है जो हैरेसमेंट करता है, यहाँ पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हमारे मुल्क से इमेज जाते हैं कि एक मुंतखब रुकन असेंबली को थप्पड़ मारा जाता है और पब्लिकली मारा जाता है। ये हमारे मुल्क से मैसेज जाते हैं। CPEC के हवाले से मुझे लगता है 12 साल हो गए मैं CPEC का सुन रहा हूँ। ML1 का कल भी जिक्र हुआ कि जी ट्रेन वो गिर गई है, इतने लोग बेचारे मारे गए, बेगुनाह लोग थे। ML1 क्यों नहीं साइन हो रहा? और अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने थे इन 3 सालों के हवाले से ऐसा क्यों तासुर है कि स्लो डाउन हो गया है ये CPEC वाला प्रोसेस? सही कह रहे हैं। बड़ी अच्छी बातें बजट डॉक्यूमेंट में पिछले साल भी लिखी हुई थी। सही कह रहे हैं। बड़ी अच्छी बजट डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ होता है ना असल में वो होता नहीं है। शौकत परवेज़ साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आप दोनों हजरात ने जो गुफ्तगू की, डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, वो बड़ी मुफीद थी। लेकिन ज़ाहिर है जो आसान अल्फाज है ना नाज़रीन वो ये होते हैं कि डॉक्यूमेंट एक अलग चीज़ होती है, जो चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है ना
ग्राउंड रियलिटी, जो मार्केट में इम्प्लीमेंट जो अदाद शुमार हो रहे होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये होता है बजट, जिससे आम को कोई दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि उनको पता होता है कि ये सिर्फ हेर फेर है और कुछ भी नहीं है। खैर, हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन की इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना की जो सूरत हाल की शिद्दत थी उसमें कमी आने लगी, तो जो लॉकडाउन था उसमें भी खासी अब नरमी कर दी गई है। मुल्क भर में काफ़ी सारे सेक्टर्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं और अब कारोबार को भी कहा जा रहा है कि एक दिन जो है वो सिर्फ उस पर जो है वो पाबंदी होगी, अलबत्ता बाकी दिनों में कारोबार होगा। वैक्सीनेशन पर हमें आज बात करनी है। तो वैक्सीनेशन का अमल भी तेज़ी से हो रहा है, वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अगर वैक्सीनेशन जो लोग नहीं करवाएंगे उनके लिए सख्त इकदाम करने पर गौर किया जा रहा है, हत्ता कि उनकी मोबाइल फ़ोन सिम्स भी ब्लॉक की जा सकती हैं और रेस्टोरेंट्स में दीगर जगहों पर आने वालों के वैक्सीनेशन कार्ड जो हैं वो चेक किए जाएंगे मुस्तकबिल में। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, सरबराह हैं कोरोना टास्क फोर्स के। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, वैक्सीनेशन हुई और हो भी रही है अभी, और तकरीबन 1 करोड़ जो लोग हैं उन्होंने वैक्सीन करवा ली है। बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है। और हुकूमत का ये एक है इरादा कि इस साल के आखिर तक तकरीबन 7 करोड़ लोग जो हैं उनको वैक्सीनेशन जो है वो लग जाए, वैक्सीन वो करवा लें। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन करवाने से घबरा रहे हैं। जो हुकूमत ये सख्त इकदाम करने पर गौर कर रही है, आपकी ख्याल बिल्कुल ठीक है, इससे तमाम लोग वैक्सीनेशन में आ जाएंगे? जी बिल्कुल, ये कंट्रोल करना चाहिए हमें। अगर ये हमने नहीं किया तो फिर सूरत हाल बिगड़ सकती है पाकिस्तान में। तो हमें फौरी तौर पे इस सिलसिले में इक़दाम करने चाहिए ताकि लोगों पर प्रेशर पड़े कि अगर वो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो फिर उनको आगे मसाइल होंगे। उसमें चाहे उनका टेलीफोन ब्लॉक हो, चाहे वो दूसरे मेजर्स जिसका आपने जिक्र किया वो लिए जाएं, क्योंकि ये जो है ये वेव पर वेव आती जाएगी। ये जब तक कि आपके पास 70-80% यानी कि 15 करोड़ जब तक अफराद वैक्सीनेट नहीं हो जाते, जब तक ये कंट्रोल में नहीं आएगा, उसके लिए आपको कम से कम 8 से 12 महीने और चाहिए। तो ये आपको इसके लिए बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। देखें 3 वेव आ चुकी हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दब गया है, लेकिन अगर ज़रा भी बेहतियाती करी तो दोबारा भी बढ़ सकता है। तो इसका अलावा कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम कोशिश करके, अगर वैक्सीन्स मिल रही हैं हमें, जिसके लिए अभी भी ज़रा मसला है, तो फिर हम जैसी वैक्सीन मिले वो फौरी तौर पे हम वैक्सीनेशन को फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइज़र वैक्सीन भी पाकिस्तान में आ चुकी है, मुख्तलिफ सूबों को भी ये फराम कर दी गई। इस हवाले से बताइएगा कि किन अफराद के लिए दस्तियाब होगी ये वैक्सीन फाइज़र की, और इसकी ज़ायबतें हम सब जानते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी है, तो ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हमें फाइज़र वैक्सीन लगाई जाए, लेकिन हुकूमत ने क्या प्लान किया है, किन किन लोगों को ये दस्तियाब होगी फाइज़र वैक्सीन? बात यह कि जो लोग यूरोप या अमेरिका जा रहे हैं और जो मुल्क से सऊदी अरब जा रहे हैं और दूसरे ममालिक में जो कि चाइनीज़ वैक्सीन को रिकगनाइज नहीं कर रहे, जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप पे जाना है, मजबूरी है, जाना ही है उन्होंने, तो ये उनके लिए तो ये फाइज़र वैक्सीन जो है या एस्ट्राजेनेका है, ये काबिल कबूल है मगरिब में। इस सिलसिले में भी गुफ्तगू शदीद चल रही है हमारी हुकूमत की दूसरे ममालिक से कि जो जब WHO ने अप्रूव कर दिया है तो कोई वजह नहीं रहता कि चाइनीज़ वैक्सीन को दूसरे ममालिक एक्सेप्ट ना करें। ये सिर्फ एक तिजारत बढ़ाने का एक ज़रिया उन्होंने बना लिया है कि उनकी अपनी वैक्सीन बिकें, इस वजह से हम किसी और को रिकगनाइज नहीं करेंगे, या फिर कोई पॉलिटिकल मूव है चाइना के ख़िलाफ़ जो कि बहुत अफसोसनाक है। तो हमें ये वैक्सीन जो है ये अवेलेबल जो हो रही हैं, ये उन लोगों को प्रेफर किया जाएगा जिनको बाहर जाना है और मजबूरी के तौर पे कोई और वैक्सीन नहीं लगा सकते। लेकिन जनरली जो सबसे ज़्यादा मकबूल पाकिस्तान में हुई हैं वो ये चाइनीज़ वैक्सीन हैं जो कि सेफ़ हैं, अच्छी हैं, सब लोग लगवा रहे हैं। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि उन लोगों को भी ये वैक्सीन लगाई जाएगी जिनमें ज़ाहिर लो इम्यूनिटी है या कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं, उस वजह से भी उन लोगों को ये फाइज़र वैक्सीन की तरफ लेके जाया जाएगा। क्या ये बात दुरुस्त है? जी, ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये फाइज़र वैक्सीन हो, लेकिन अभी तक
ऐसी कोई सिचुएशन सामने नहीं आई जिसके अंदर सिर्फ फाइजर वैक्सीन काम करती हो और दूसरी जो वैक्सीन हैं सिनोफार्म या कैंसिनो बायो या सिनोवैक ये काम नहीं करती हो। और ये जो क्लेम है कि फाइजर की एफिशिएंसी ज़्यादा है, ये उनके क्लेम हैं। अच्छा। जब तक एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट तरीके से ना देखा जाए कि कौन सी किसके हैं। और बहरहाल ये सारी वैक्सीन आपको शदीद बीमारी से तो प्रोटेक्ट करती हैं और इस वजह से जो भी वैक्सीन मिल रही है लगानी चाहिए। लेकिन ये जो एस्ट्राजेनेका और फाइजर है ये जो है ये बाहर के ट्रेवलर्स के लिए अगर आसानी पैदा होगी। तो ये सवाल भी उठा पिछले दिनों डॉक्टर साहब के जो चाइनीज़ वैक्सीन अभी लग रही है, चाहे वो साइनोफार्म हो चाहे साइनोवैक्स हो, कहा गया कि जिन लोगों को जो कैंसर पेशेंट्स हैं या बहुत ही ख़तरनाक बीमारियां जिनको हैं या फिर जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो ये वैक्सीन ना लगवाएं। ज़रा इसको भी क्लियर कीजिएगा। जी ऐसी कोई बात नहीं है। जो इन्होंने जो प्रोहिबिट किया है वैक्सीन, और ये सिर्फ चाइनीज़ नहीं बल्कि दूसरी भी, कि जिनको शदीद एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं उनको फिर डॉक्टर से मशवरे से या एलर्जिक टेस्टिंग के बाद लगानी चाहिए। और उसके अलावा जो है कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं वैक्सीन लगवाने की। लेकिन जिनको शदीद रिएक्शंस होती हैं और वो ख़ास किस्म के पेशेंट्स होते हैं किसी किस्म की दवाइयों से, उनको फिर चेक करके टेस्टिंग करके फिर लगवानी चाहिए। बाकी सब लोगों के लिए जो है ये वैक्सीन्स जो है ये रिकमेंड है कि लगा सकते हैं। अच्छा, प्रोसेस सिवाय छोटे बच्चों के। ओके, छोटे बच्चों के। अच्छा, ये प्रोसेस को आप कैसे देख रहे हैं? ये जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोसेस है हुकूमत की तरफ से, ये सही है या इसको भी तेज़ करना चाहिए? दूसरा ये सर कि बच्चों को वैक्सीनेशन की तरफ कब लाया जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं दीगर बाहर के ममालिक में, यूएस में, यूके में तो बच्चों को भी 16 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। यहाँ पर ये कब वो होगा? यहाँ भी 18 साल से ऊपर की तो परमिशन हो गई है या मिल जाएगी। लेकिन मसला ये है कि जो क्लिनिकल ट्रायल जिस उम्र के बच्चों पे हुए हैं और जो डेटा मौजूद है उसको सामने रखते हुए ही ड्रैप अप्रूवल देता है जो हमारा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो ये जो वैक्सीन हैं जो ज़्यादातर ये 18 साल या उससे ऊपर के उम्र के अफराद को हुए हैं। कुछ वैक्सीन के अब यंगर लोगों के ऊपर भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं जिनकी इजाज़त अब दी जा रही है। तो ये सिस्टमेटिकली ये होगा। और जो आपने सवाल पूछा कि जो रिस्क रेट से हुकूमत लगा रही है, हुकूमत तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इसको फैलाया जाए। लेकिन दो मसाइल हैं। एक तो ये कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी महदूद है, आपको जितने चाहिए वो मिल नहीं रही। और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोगों ने अफवाहों पे यकीन कर रखा है और वो सोचते हैं कि हम लगाए नहीं लगाएं, पता नहीं कुछ और ही ना हो जाए। उल्टी सीधी अफवाहों की वजह से हिचकिचाहट है बहुत सारे लोगों में। तो ये दो बड़े हर्डल्स हैं, इन दोनों को हमें काबू पाना पड़ेगा। सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। एक चीज़ आखिर में कि अभी अमरीकी साइंसदानों ने एक तहकीक की है, क्योंकि ये सवाल बड़ा था कि अभी तक साइंसदान इस बात का पता नहीं लगा पाए थे कि कोरोना वायरस का जो जन्म था वो फितरी था या फिर वो एक इंसानी जन्म था। लेकिन पता ये चला उनकी तहकीक से कि जी ये एक कुदरती तौर पर ये एक वायरस जो है उसने जन्म लिया। आपके ख्याल में वाक़ईतन ये कुदरती था? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि ये भी एक तरह की जो है वो तैयार किया गया है एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के लिए। तो ये तहकीक क्या वाकई इसको हम ऑथेंटिक मान लें कि बिल्कुल ये कुदरती तौर पर ही जन्म हुआ कोरोना का? जी नहीं, ये नहीं कह सकते कि 100% श्योरिटी से हम कह सकते हैं कि ये कुदरती था। चांसेस ज़्यादा यही हैं कि ये कुदरती हो, क्योंकि जानवरों में इस तरह के वायरसेस पाए जाते हैं और फिर वो म्यूटेट करके और दूसरी शक्ल इख्तियार करके इंसानों में भी आ सकते हैं। तो ज़्यादातर इसके चांसेस यही हैं और तहकीक ने बताया है कि ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ये कुदरती है। लेकिन इस तरह के मॉडिफिकेशन जो हैं अब मसनूई तौर पे भी की जा सकती हैं। तो इसको 100% अभी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता कि ये सिंथेटिक तरीके से तैयार ना हुआ हो, सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ना की हो। लेकिन चांसेस यही हैं ज़्यादा कि ये कुदरती है। तो यहाँ पर भी तहकीक की जा रही है इस पर पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान में जो कराची यूनिवर्सिटी में हमारे इदारे में जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज है, वहाँ इसकी म्यूटेशन के ऊपर हर रोज़ाना और हर हफ्ते की बुनियाद पर इसका जायज़ा लिया जा रहा है। कहाँ कहाँ इसके साख में तब्दीलियाँ आ रही हैं। कोई 30,000 मॉलिक्यूल्स की ये लड़ी है, एक हार समझ लें, मॉलिकुलर हार सा है। तो किस जगह पे तब्दीलियाँ आ रही हैं, कौन सी ख़तरनाक तब्दीलियाँ हैं, कौन सी ख़तरनाक नहीं है, उसको बाकायदा रेगुलरली मॉनिटरिंग किया जा रहा है ताकि हम जो है जहाँ भी कोई ख़तरनाक तब्दीलियाँ आएँ तो हम हुकूमत को अलर्ट कर सकें कि भाई ये अब आ गया। जैसे कि हमने ब्राज़ीलियन वायरस, साउथ अफ्रीकन वायरस जो यूके का था वो सब हमने यहाँ आइडेंटिफाई किए
अब डेल्टा वायरस भी जो इंडियन वैरायटी है वो भी आ चुका है। तो ये सब जो है अभी इसकी जेनेटिक एनालिसिस जो है और उसकी सीक्वेंसिंग जो है वो बाकायदा हमारी लेबॉरेटरी में रेगुलरली की जा रही है। ठीक है। अच्छा, इंडियन वेरिएंट का सर ज़रा क्विकली जवाब दीजिएगा। इंडियन वेरिएंट यहाँ आ चुका है, लेकिन ज़ाहिर है अभी उस तरीके से हमारे पास क्या तैयारी है कि हम इंडियन वेरिएंट से लड़ सकें, नबर्द आजमा हो सकें? बात यह है कि वैक्सीन जो है उनका जो असर है, इंडियन ये डेल्टा जो वैरायटी है, वेरिएंट आया है, उसमें वैक्सीन्स की जो आपको प्रोटेक्शन मिलती है वो कम मिलती है बनस्बत दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले में। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो एहतियात और एहतियात के हर कोई मास्क पहने, दूर रहे और ये जो है इसको दबने दिया जाए पूरी तरीके से इस वायरस को, क्योंकि जब तक ये रहेगा जब तक फैलेगा। और जो सबसे ज़्यादा इसमें फैलने वाला होता है जैसे कि डेल्टा वेरिएंट है, वो फिर पूरे दूसरे वैरायटीज़ को दबा देता है और खुद उभर के आ जाता है। तो इस वजह से हमें एहतियात करनी पड़ेगी और इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि हम सब वैक्सीनेट ना हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अताउर रहमान साहब की मुफ्त का बहुत शुक्रिया। तो एहतियात ज़रूरी कीजिए, वैक्सीन लगवाइए। अब मैंने भी वैक्सीन लगवाई है, वैक्सीन ज़रूर लगवाइए और वैक्सीन लगवाने से ही आप इससे महफूज रह सकते हैं। बहुत हद तक इसकी शिद्दत जो है वो कम हो सकती है, लेकिन मास्क भी पहनिए आप। तो ब्रेक हम ले रहे हैं, वापस आएंगे तो कुछ और भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। और प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी सुपर हाईवे पे लग चुकी है कराची की, और आज से इसका आगाज़ हो गया है। ज़ाहिर है अब ईद उल अज़हा आने वाली है, इसलिए लोगों का इस पर रश भी बढ़ेगा, जानवर ख़रीदने के लिए जाएंगे। तो क्या आप लोगों के जहनों में सवालात हैं, वो सवालात आज मैंने रखे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान करीम मवेशी मंडी यावर रज़ा चावला साहब। यावर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सर, इस बार भी एशिया की सबसे बड़ी मंडी लग गई है सुपर हाईवे पर, तो क्या इम्कान है कि पिछले साल से इस साल ज़्यादा जानवर आएंगे? इस बार कुछ समैया इस तरह से है कि मंडी के लगने का हमने लोगों से कहा था कि 15 तारीख से आप जानवर लाएं। अच्छा। जो कि जानवर पहले ही आना शुरू हो गए। अच्छा। तो इससे फील ये आ रही है कि इस दफ़ा मंडी में ज़्यादा जानवर आएंगे, और क्योंकि तमाम व्यापारी भी पिछले साल से इंतज़ार कर रहे हैं और इस कोविड ने इतना ज़्यादा उनको डेस्परेट कर दिया हुआ था इस मंडी के लगने के लिए कि जैसे ही हमने इसके आगाज़ की बात की और उसी वक्त से आना शुरू हो गए। अभी तकरीबन कोई 200 से 500 जानवर आज तक उतर चुके हैं। अच्छा। अभी वो जैसे काउंटिंग हो रही है, उसमें बकरे अलग हैं, उसमें बड़े जानवर अलग हैं। तो इस दफ़ा फील आ रही है कि पिछली मंडी से ज़्यादा जानवर आएंगे। चलें, ज़बरदस्त। अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि 200 से 500 आ गए जानवर। अच्छा, SOP जो कि प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं होता, मंडी में लोग आते हैं, व्यापारी भी होते हैं, लोग जानवर देखते हैं, रश होता है, तो होता नहीं है प्रैक्टिकली कि SOPs पर अमल हो। लेकिन फिर भी आप इंतज़ामिया कितना इस पर कोशिश कर रही है कि यहाँ पर मंडी में, जो इतनी बड़ी मंडी है एशिया की, यहाँ पर SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए, व्यापारी भी करें, ख़रीदार भी करें? अच्छा, मुझे तो बहुत ज़्यादा होप्स हैं क्योंकि इस दफ़ा सिंध टास्क फोर्स भी हमारे साथ है। काफ़ी ज़्यादा SOPs में भी और जो लॉकडाउन की भी सिस्टम्स हैं उनको नरम किया गया है। सुन्नत इब्राहिमी है ये, और इसको तमाम मुसलमानों ने अदा करना है। उसके लिए अभी तक मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है। इस मंडी को लगाने के लिए भी सिंध टास्क फोर्स की तरफ से भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया है। टाइमली चीज़ों को ऑन किया जा रहा है, बिफोर टाइम जो है वो सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। तो इससे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग है। और जो लोगों की आप बात करें कि उनको आना चाहिए, देखिए SOPs का ख्याल रखते हैं हमें, और उसी SOPs के साथ हमें सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है। तो मेरी भी लोगों से भी फिर आपकी तवज्जो से, बोल TV की तवज्जो से ये दरख्वास्त होगी कि SOPs का ख्याल रखें, मास्क को ज़रूरी वो उस पर अमल करें, मास्क की जितने भी SOPs हैं उस पर अमल करें, और आएँ, बिल्कुल आएँ, उसी तरह से आएँ। लेकिन ये है कि कोशिश करें कि आप इस दफ़ा सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए आएँ, ना कि किसी फेस्टिविटी के लिए आएँ। हमने भी इस दफ़ा की मंडी को फेस्टिविटी नहीं, एक रिलीजियस एक्टिविटी की तरह मनाना है कि ये सुन्नत इब्राहिमी। चलें, ज़बरदस्त। ये तो बड़ा आपने अच्छी बात की कि सुन्नत इब्राहिमी के मकसद के लिए आएँ, फेस्टिविटी और रश लगाने के लिए आप मंडी ना आए। बड़े अच्छी आपने एक पॉइंट दी। अच्छा, दो चीज़ें, एक तो ये कि रेट्स के हवाले से क्या होगी, कीमतें क्या होंगी जानवरों की इस बार
कीमतों को बैलेंस करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? दूसरा, वैक्सीनेशन व्यापारियों की हो जो जानवर लेकर आएँ, उसके लिए आप लोग के क्या इकदाम किए जा रहे हैं कि वैक्सीनेशन आप लोग किस तरीके से वहाँ पर जो है वो मुमकिन बनाएं, कार्ड भी हों उनके पास, वैक्सीनेट भी हों व्यापारी, तो ये दोनों चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं, या तो ये इस सवाल का जवाब देता हूँ कि देखिए, कीमतें हर साल बढ़ती हैं, कम होती हैं, लेकिन जिस आदमी की जितनी साहिब इस्तात होते हैं, जिसको जो रेंज लेके निकलता है, वो इस मंडी से अपनी पसंद का जानवर लेके जाता है। हाँ। ये इस जगह पे ये एक बड़ी खूबसूरती है कि हर तरह की, हर रेंज का, अगर किसी वीवीआईपी ब्लॉक में चले जाएंगे तो वहाँ आपको कोई 50 लाख मांगता हुआ जानवर के नजर आएगा, और वही आप अगर जनरल ब्लॉक पे कहीं पे होंगे तो आपको वहाँ 70,000 रुपए का भी जानवर नजर आ जाता है। तो वो 50,000 का भी जानवर नजर आता है। हर एक की इस्तात के मुताबिक उसको वहाँ पे उसको केटर करती है मंडी। तो इस मंडी की खसूसियत है कि जब इतनी बड़ी मंडी लगने जा रही है जहाँ 30-35 हज़ार व्यापारी आएंगे, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हम यहाँ पे इनको वैक्सीनेटेड कर सके। अच्छा, अब इसके लिए हमने सिंध टास्क फोर्स से रब्ता किया है, हमने हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता किया है कि हमें यहाँ पे जैसे ही व्यापारी आता है और वो मार्शलिंग एरिया पे अपने जानवर उतारता है, उसको वहीं पे वैक्सीनेट किया जाए। जबरदस्त। किसी की एक डोज हुई हुई तो दूसरी, और अगर नहीं डोज हुए में तो वो यहाँ पर आके अपने आप को वैक्सीन करवाए, उसके बाद मंडी में उसको दाखिले की इजाजत दी जाए। ये इस बात के ऊपर सिंध टास्क फोर्स को हमने रिक्वेस्ट कर दी हुई है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसी वीक के अंदर उसकी अप्रूवल भी आ जाएगी, और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कैंप लगा दिया जाएगा, मोबाइल कैंप, जिसमें लोगों को वैक्सीन किया जाएगा, जितने भी व्यापारी यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। तर्जुमान कराच मंडी यावर रज़ा चावला साहब गुफ्तगू कर रहे थे। जो भी सवालात थे कोशिश की कि उनसे हम जान सकें, तो आप भी SOPs का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का यहाँ पर वक्त ख़त्म होता है और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल बजट ट्रांसमिशन में। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। कल आपके साथ बजट ट्रांसमिशन में हम बातचीत करेंगे। कल आ रहा है हुकूमत का बजट 2021-22। अपना आपने बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।